आप सभी को जय हिंद। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास। फिज़िक्स क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो फिज़िक्स क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण, यानी कि मिरर कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसका हम आज क्लास 1 यानी कि पार्ट 1 करेंगे और इसके आगे हम अगली क्लास करेंगे अगर बच जाएगा तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं दर्पण। तो सबसे पहले होता है कि दर्पण आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले दर्पण होता क्या है। तो दर्पण एक ऐसा परावर्तक सतह होता है जिस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार उसे परावर्तित कर देती है। उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण एगो परावर्तक सतह होता है जिस पर परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश किरण को परावर्तित कर देती है, तो उस वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। समझ गए? तो चलिए दर्पण हमारा कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। चलिए सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो यानी कि प्लेन हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण का एक तरफ का भाग क्या होता है? तो रंगीन होता है यानी कि रंगा हुआ होता है, कलर किया हुआ रहता है यानी कि कलर किया हुआ रंगा हुआ होता है। तो चलिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह, तो चलिए इधर से मान लीजिए एक दर्पण है और इधर से क्या है? तो कलर है, इधर से रंग दिए है और ऊपर से एकदम बिल्कुल समतल है। और इस पर हम अगर प्रकाश की किरण पड़े तो क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, तो उसे हम दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का ऊपरी सतह परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा के वापस जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है और इस पर से प्रकाश की किरण टकरा के जाए तो हमारा क्या हो गया? परावर्तक सतह। यानी जिस सतह को हम टच करते हैं उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? तो एकदम बिल्कुल समतल है। नीचे से ये क्या है? तो नीचे से इसको हम क्या किए हैं? तो कलर कर दिए हैं, यानी कि कलर कर दिए हैं, जिससे कि प्रकाश की किरण आके टकरा के वापस चले जाए। तो समझ गए होंगे समतल दर्पण। अब समतल दर्पण के बाद होता है क्या? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। मान के चलिए कि ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या? एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। एक प्रकार का ये गोलीय है। इसको हम अगर अंदर से अगर कलर कर दे तो बाहर से इसका परावर्तक सतह होगा, अगर बाहर से अगर कलर कर दे तो अंदर से परावर्तक सतह होगा। तो चलिए अगर आप देखिए यहाँ पर ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक का नाम होता है उत्तल दर्पण और एक का नाम होता है अवतल दर्पण। एक का नाम उत्तल दर्पण और एक का नाम अवतल दर्पण। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये जो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है? तो देखिए ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। इधर से हम रंग देते हैं, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। और इसको हम इसी प्रकार इसको हम इधर से रंग देते हैं, तो इसका परावर्तक सतह इधर से हो गया और इसका परावर्तक सतह इधर से हो गया। तो इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण आखिर कहते किसे हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, तो देखिए परावर्तक सतह देखिए कैसे बाहर की ओर निकला हुआ है। परावर्तक सतह इधर से रंगा हुआ है तो बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, तो देखिए इधर से कलर है तो इधर से सतह हुआ परावर्तक। अब यहाँ पर देखिए कि अंदर की ओर क्या है? धंसा हुआ है। बात समझ गए? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यानी उत्तल है तो उठल है, बाहर की ओर उठल है ना, तो इसलिए उत्तल दर्पण, और अवतल है तो धंसल है। बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। प्रतिबिंब समझ गए? जब किसी दर्पण के सामने हम अगर खड़ा होते हैं उसमें जो हमारा फोटो दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले होता है क्या? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है?
तो ये हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में याद रखना है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर सीधा हो तो काल्पनिक होगा, सीधा हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ गए। और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु से छोटा होता है। यहीं अगर अवतल दर्पण में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा सीधा दोनों होता है। उल्टा, चलो ये इसको बिठा देते हैं, उल्टा और सीधा दोनों होता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, दोनों। यानी इसमें अगर बात किया जाए, बोला था कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए बनेगा दोनों, लेकिन वास्तव में यहाँ पर वास्तविक अधिक बनता है। सिर्फ एक बार ही काल्पनिक बनेगा, वो हम जब डायग्राम बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, समझ गए होंगे। वस्तु से इसमें क्या होगा, बड़ा बनता है। छोटा भी हो सकता है, काल्पनिक है, छोटा बड़ा या छोटा दोनों बनता है, समझ गए। तो अगर पूछा जाएगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो आप बता दीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं दर्पण के। अब इसमें ये जो था समतल दर्पण, ये यहाँ पर देखिए, ये जो है समतल दर्पण, इसकी कुछ विशेषता है, इसकी कुछ विशेषता है। यानी बोलेगा अगर समतल दर्पण की विशेषता बताए तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है, बराबर आकार का होता है। यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे इसकी हम बात करें तो इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक होगा तो हम हमेशा क्या होगा, सीधा हो जाएगा। इसका क्या, सीधा हो जाएगा। बात समझ गए। अगर इसकी हम उपयोग की बात करें तो समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो घरेलू कार्य के रूप में। जब हम उठते हैं सवेरे सवेरे तो चेहरा देखते हैं और बाल उलसीटते हैं, वो क्या होता है, हमारा समतल दर्पण है। इसका उपयोग चेहरा देखने में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका उपयोग और समतल दर्पण की विशेषता समझ गए होंगे। हम अब सीखने वाले हैं जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की आखिर उपयोग क्या होता है। तो चलिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के हम उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए एक है उत्तल दर्पण। इसका उपयोग बहुत कम जगह पर होता है, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब कोई बाइक हो या बस हो या ट्रक हो, उसके साइड में जो भी दर्पण लगा होता है, छोटा सा ऐना, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उसमें देखते होइएगा कितना बड़ा बड़ा बस आता है, उसमें छोटा सा दिखाई देता है, इसलिए इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझ गए। अब इसमें अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग तो सबसे पहले देखिए इसका उपयोग हम करते हैं अवतल दर्पण का हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में। उसके बाद दूसरी बात करें तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो सोलर कुकर में, सोलर कुकर में करते हैं। अगर हम इसके तीसरे उपयोग की बात करें तो यहाँ पर रोगियों के लिए, जो भी आदमी रोगी होता है उसके नाक, कान, मुंह इत्यादि के जांच में करते हैं, जिससे कि अवतल दर्पण में बड़ा दिखे, तो अंदर दांत में चाहे कान में कुछ प्रॉब्लम हो तो बड़ा देखने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग परावर्तक दूरबीन में भी करते हैं, दूरबीन में भी करते हैं, दूरबीन में। अगर आगे बात करें तो इसका उपयोग हम टेबल लैंप में करते हैं, टेबल लैंप, टेबल लैंप में। तो उम्मीद करते हैं कि अब अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करने वाले हैं कि इसमें एक होता है क्या, नियम होता है, उस नियम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए
इसमें एक होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। इसमें एक होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, चलिए उसके बारे में समझिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अब इसमें क्या होता है, तो प्रकाश के परावर्तन हम पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल दर्पण से पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक क्या हुआ, हमारा समतल दर्पण हो गया, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, और ये इसका ऊपरी क्या हो गया, तो परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह, समझ गए होंगे। ऊपरी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक सूर्य है, क्या सूर्य है, यहाँ एक सूर्य है, और इससे एक प्रकाश की किरण पड़ती है इस दर्पण पर, और इस पर टकरा जाती है, ये तो दर्पण है, और यहाँ से ये क्या होता है, तो परावर्तित हो जाती है। बात समझ गए, ये परावर्तित हो जाती है। तो ये किरण ऐसे आई और इधर से चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई। तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, क्या आपतित किरण, और जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। चलिए समझिएगा, परावर्तित किरण, और इसके बीच में एक हम डालते हैं क्या, अभिलंब, इससे हम क्या कहेंगे, अभिलंब, अभिलंब। अब यहाँ पर देखिए, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई है, उस बिंदु को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु, क्या आपतन बिंदु। चलिए प्रकाश के परावर्तन समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये कोण, इस कोण को हम I से सूचित करते हैं, और इस कोण से हम इस कोण को R से सूचित करते हैं। बात समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो इस आने वाली किरण के साथ, यानी आपतित किरण के साथ ही कोण बनता है, इसलिए इसका नाम है आपतन कोण। और यहाँ पर परावर्तित किरण के साथ ही कोण बन रही है, इसलिए इसका नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। चलिए इसमें जो होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम देखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो डाला गया अभिलंब है, एक ही बिंदु पर मिलती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलती है, क्या, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलती है। तो पहला नियम हो गया। अगर यहाँ पर हम दूसरा नियम की बात करें, पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब एक ही बिंदु पर मिलती है, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, आप का मान जो है, का मान बराबर होता है, बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान और परावर्तन का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम, कौन कौन, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में होती है। समझ गए। चलिए अब इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश के परावर्तन समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है और इस प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे। तो चलिए, अगर कहाँ पर वस्तु हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, चलिए यहाँ पर देखते रहिएगा। आगे बात करते हैं
यहाँ पर अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। चलिए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कितना टोटल 6 स्थिति है, 6 स्थिति है। चलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण पढ़ते हैं। देखिए अवतल दर्पण बताए थे अंदर की ओर धंसा होता है, तो चलिए इधर से हम कलर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यह एक जो था क्या, तो गोलीय दर्पण का भाग था, तो ये हमारा क्या होता है? व्यास होता है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है? तो इसको हम दे देते हैं सी, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र। यहाँ पर मानिए कि चलिए यहाँ पर दिया गया है पी, इसको हम क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पर हम इसको देते हैं एम, एन नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर एक दे देते हैं क्या? एफ, एफ से हमें हमारा होगा क्या? फोकस दूरी। अब यहाँ पर 6 गो स्थिति होता है वस्तु को रखने के लिए। जो कहाँ वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो चलिए एक बार में सीखना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव, ध्रुव। इसको हम बोलते हैं क्या? एफ से होता है फोकस दूरी, फोकस, इसको हम फोकस बोलते हैं। इससे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इससे पीछे अगर चला जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे? अनंत। इससे अगर पीछे चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। समझ गए होंगे। चलिए इसमें देखिए कि सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं? तो इसका जो ज्यामितीय कोण होता है, जो ज्यामितीय कोण है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो ये जो गोलीय दर्पण का खोखला गोले भाग होता है उसके केंद्र को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से जो था ये हमारा केंद्र था, इसको हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। बात समझ गए। उसके बाद होता है कि मुख्य अक्ष। ये जो है, ये जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन का नाम है क्या? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, या इसी का दूसरा नाम है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। चलिए समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर एक होता है क्या? द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण जो जितना चौड़ा है, यहाँ से एम से एन तक, एम से एन तक, इस चौराहे वाले भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए इसमें एक होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम क्या? आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी, ये जो यहाँ से की दूरी है, इसी को हम क्या कहेंगे? आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब फोकस किसे कहते हैं? तो ध्रुव और एफ की जो बीच की दूरी है यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी, फोकस दूरी कहेंगे। समझ गए। चलिए अब इसमें स्थिति कहाँ से कहाँ रहना चाहिए वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए 6 स्थिति पर हम बात करते हैं कि वस्तु को कहाँ रखे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम वस्तु को रखने वाले हैं कहाँ पर? तो यहाँ से देखिए हमारा P है ध्रुव। तो सबसे पहले ध्रुव और F के बीच में वस्तु को यहाँ रख सकते हैं कहीं भी। उसके बाद एक वस्तु को हम कहीं यहाँ भी रख सकते हैं। उसके बाद F के बाद हम C और F के बीच में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर C पर भी रख सकते हैं। और हो सकता है इससे पीछे अनंत है तो C और अनंत के बीच में भी रख सकते हैं। और हो सकता है तो हम अनंत पर भी रख सकते हैं वस्तु को। तो हमारा 6 स्थिति हो गया कि P और F के बीच में रख सकते हैं वस्तु को, F पर यानी फोकस दूरी पर रख सकते हैं, C और F के बीच में वस्तु को रख सकते हैं, C पर भी रख सकते हैं वक्रता केंद्र पर, C और अनंत के बीच में भी रख सकते हैं। हो सकता है तो हम वस्तु को अनंत पर भी रख दें। तो कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बने रहिए हमारे साथ, एक बार में सीखना है। वो 6 चित्र बनाने का कोई झंझट नहीं, बस एक ही चित्र से पूरा संभावना समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम रखते हैं वस्तु को, कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए एक बार में देखिए, कंटिन्यू देखते रहिए, समझ में आ जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो एक है अवतल दर्पण। चलिए ये हमारा हो गया क्या, मुख्य अक्ष। ये हमारा हो गया P, यहाँ हमारा हो गया क्या C, यहाँ हमारा हो गया क्या F, इधर हो गया क्या चीज़, तो अनंत हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जैसे करते हैं वैसे देखिए आप। यहाँ से एक हम ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, बराबर, क्या बराबर, और यहाँ हम लिखे तो यहाँ लिखते हैं बड़ा, इधर लिखे तो इधर लिखते हैं हम छोटा। चलिए समझ रहे होंगे। चलिए नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे अभी। अब यहाँ पर बात करते हैं आपसे, अगर यहाँ इधर बात करें तो इधर हम बात करें तो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगर यहाँ से इधर बात करें तो हो जाएगा क्या, काल्पनिक एवं सीधा। चलिए बस इतना ही समझना था और 6 कंडीशन समाप्त हो गया। यानी बात होगा सबसे पहले कि वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, कि वस्तु के बराबर बनेगा, कि सीधा बनेगा, कि काल्पनिक बनेगा, कि वास्तविक बनेगा, कि उल्टा बनेगा। चलिए इसका मतलब सबसे पहले समझते हैं ऊपर वाले के, उसके बाद हम नीचे वाले का मतलब समझ लेंगे। चलिए अगर यहाँ पर देखिए कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखें तो इसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ, समझ गए। अगर हम C पर रखते हैं तो वस्तु का आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा। बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वस्तु को यहाँ से इधर रखें, तीर का जो डायरेक्शन है इसका मतलब हुआ इधर, इधर मतलब कहाँ, तो F और C के बीच में, F पर हो चाहे P और F के बीच में कहीं रखें। अगर इधर हम कहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर C से इधर कहीं रखे यानी C से पीछे यानी अनंत और C के बीच में या तो अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ, समझ गया। अब नीचे आइए, नीचे यहाँ F है फोकस दूरी। अगर वस्तु को यहाँ से इधर रखे यानी फोकस से इधर रखे कहीं पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा। जहाँ काल्पनिक होगा वहाँ सीधा होगा। अगर वस्तु को फोकस दूरी से इधर दर्पण की तरफ रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगर वस्तु को फोकस दूरी से इधर कहीं भी रखे, या तो F पर रखे, या तो F और C के बीच में रखे, या तो C पर रखे, या तो इधर कहीं भी रखे, तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। बात समझ में आ गया होगा आपका। अब बात करते हैं कि वस्तु को अगर रखे किस जगह पर तब प्रतिबिंब किस जगह पर बनेगा। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी बातें याद रखना है आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात लिखते हैं, सबसे पहला कि अनंत पर तो यहाँ लिखते हैं F पर, समझा रहे हैं इसको। दूसरी बात है C पर तो C पर तो C पर, C पर तो C पर। हम तीसरी बात लिखते हैं इसको, तीसरी बात लिखते हैं अनंत और C के बीच तो C और F और C के बीच, F और C के बीच। चौथी बात लिखते हैं P और F के बीच तो दर्पण के पीछे। चलिए समझते हैं इसको। अगर हम किसी वस्तु को, सबसे पहले हम इसको समझते हैं दूसरे को, अगर किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रखें
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए वक्रता केंद्र सी पर बनेगा, यानी सी पर तो सी पर। अगर हम वस्तु को एफ पर रखे यानी फोकस दूरी पर, इस पर अगर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखे तो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, उल्टा एक दूसरे का। अगर बात करते हैं वस्तु को अनंत और सी के बीच में, यानी यहाँ से इधर कहीं रखे अनंत और सी के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एफ और सी के बीच में बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को एफ और सी के बीच में इधर कहीं पर रखे अगर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, सी और अनंत के बीच में बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर एफ और सी के बीच में रखे तो सी और अनंत के बीच में, और अनंत और सी के बीच में रखे तो एफ और सी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। अगर बात करते हैं किसी वस्तु को पी और एफ के बीच में, यानी पी और एफ के बीच में इधर कहीं रखे तो इसका प्रतिबिंब किधर बन जाएगा, दर्पण के पीछे। चलिए, इससे बहुत से अच्छे सवाल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि अनंत पर तो एफ पर तो अनंत पर, सी पर तो सी पर, सी पर तो सी पर, अनंत और सी के बीच में तो एफ और सी के बीच में। अगर एफ और सी के बीच में वस्तु रखे तो अनंत और सी के बीच में बनेगा। अगर पी और एफ के बीच में रखे तो दर्पण के पीछे बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप 6 स्थिति दर्पण में सीख गए होंगे बनाना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं और एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद है।